प्यारे बच्चों, मैं पुरुषोत्तम कुमार, लेक्चरर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धुंधन, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश, आपका +2 क्लास में स्वागत करता हूं। तो केमिस्ट्री में आपका 3rd यूनिट आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो उसमें जो टॉपिक हैं जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड देयर मेजरमेंट्स, तो इन टॉपिक्स के ऊपर आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस द सब्सटेंसेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 कंडक्टर्स एंड नंबर 2 इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं सब्सटेंसेस विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम, यानी कि इनमें ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, लो होता है। जबकि इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच डोंट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम, यानी इनमें ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अधिक होता है। यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस जो है वो इंसुलेटर्स का वेरी हाई होता है, और जबकि रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कंडक्टर्स लो होता है। एंड रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। Further, the conductors are classified into 2 broad categories. Number 1 electronic conductors and number 2 electrolytic conductors. अब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेज होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आपके हैं जितने भी मेटल्स हैं तो उनके अंदर फ्री बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिमिलरली आपके कुछ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ नॉन मेटल जो होती है जैसे ग्रेफाइट है, या कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं जैसे पॉली एसिटिलीन। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। दूसरे कैटेगरी के आते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जनरली क्या होते हैं आपके, दीज आर आयनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। तो सॉलिड स्टेट में कैटाइन एनाइंस आर टाइटली पैक्ड विद वन अनदर। सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से दीज कैटाइन एंड एनाइंस आर नॉट फ्री टू मूव। इसलिए सॉलिड स्टेट में जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और इन देयर मोल्टन स्टेट द कैटाइन एंड एनाइन आर फ्री टू मूव। तो कैटाइंस एंड एनाइंस जो हैं वो फ्री टू मूव हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दैम ड्यू टू दिस फ्री कैटाइंस एंड एनाइंस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और लिक्विड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। सो नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 categories. One is strong electrolytes and other category is weak electrolytes. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, और साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, और साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस, और साल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। सो फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जब इनको एक्वस सॉल्यूशन या पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो ये 100% डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू देयर रिस्पेक्टिव कैटाइंस एंड एनाइंस। दूसरी कैटेगरी आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे आपके वीक एसिड्स हैं, वीक बेसिस हैं, और साल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस हैं। तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जब इनको आप एक्वस सॉल्यूशन में या पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। तो सबसे पहले फैक्टर है आपका नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में ये नेचर पे डिपेंड करता है कंडक्टर के। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सिल्वर इज मोर देन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ कॉपर। दूसरा फैक्टर आता है आपका द नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने अधिक आपके फ्री मोबाइल बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्टर के अंदर उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी। तीसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर। सो जैसे कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर बाय सप्लाइंग द हीट टू द
इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, तो उससे क्या होगा, जो कंडक्टर के अंदर कर्नल होते हैं, जो स्टेशनरी फेज में होते हैं, यानी कि जो एटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं ड्यू टू गेन ऑफ हीट एनर्जी। तो इस वाइब्रेशन से क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। उस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो इसमें सबसे पहले आता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडिड। मान लो आप इक्विमोलर सॉल्यूशन लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है, तो इसमें नंबर ऑफ फ्री आयंस इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फ्री आयंस इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा आता है साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। तो जैसे कि मान लो कि साइज जितना स्मॉल होगा आयंस का, उतना ही उनमें मोबिलिटी जो है वो अधिक होगी और उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी। फिर सॉल्वेशन आता है, जितना हाईली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो सराउंड करेंगे आयंस को, उतना ज़्यादा उनका बल्कि जो है वो साइज हो जाएगा, जिस वजह से उनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो ग्रेटर द सॉल्वेशन लोअर विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तीसरा आता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। तो सॉल्वेंट जितना अधिक पोलर होगा उतनी ज़्यादा डिसोसिएशन अधिक होगी, उतने नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे और उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो विस्कोसिटी में जितना ज़्यादा विस्कस आपका जो है सॉल्वेंट होगा, उतनी कम मोबिलिटी हो जाएगी आयंस की इन द सॉल्वेंट मीडियम, और उस वजह से उतनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते चले जाएंगे तो क्या होगा, कैटायन और एनायन एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, उससे उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, इनकी मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट इन द एक्वस सॉल्यूशन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आल्सो डिक्रीजेस। सो नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। अब जैसे अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक एक्वस सॉल्यूशन को हीट सप्लाई करते हैं या मोल्टन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को हीट सप्लाई करते हैं, तो उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो आयंस हैं वो इंक्रीज हो जाएगी, उनकी मोबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर का, दैट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। तो यानी कि जितनी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगी इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो में, उतनी उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। सो एवरी सब्सटेंस ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ए स्मॉल और लार्ज एक्सटेंट। द लॉ दैट गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज ओम्स लॉ। तो इसको समझने से पहले मान लो कि V वोल्टेज की बैटरी है और वो वोल्टेज एज ए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाइड कर देते हैं कंडक्टर के टू एंड्स में, तो कंडक्टर में से करंट I फ्लो होना शुरू कर देगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जितनी अधिक बैटरी की वोल्टेज होगी उतना ही अधिक करंट कंडक्टर में से फ्लो करेगा। इन अदर वर्ड वी कैन से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I, और वी कैन से V is equal to RI, where R is the constant of proportionality and here it is called resistance of the conductor. So we can say that resistance is equal to electrical potential difference V divided by current I. अब इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं,
मान लो अगर आपने एक वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट दौड़ रहा हो, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 एम्पियर। तो यानी कि 1 वोल्ट पर एम्पियर, दैट इज कॉल्ड 1 ओम। नाउ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। नाउ नेक्स्ट आता है कंडक्टेंस। The reciprocal of the electrical resistance is called conductance G, or we can write here G is equal to reciprocal of resistance R। तो यानी कि जितना किसी का कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा उतनी कम उसकी कंडक्टेंस होगी। नाउ यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस, इफ R is equal to 1 ohm, तो उस कंडक्टर की कंडक्टेंस कितनी होगी? अगर उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है तो उसकी कंडक्टेंस G कितनी होगी? दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ R। इट मींस रेसिप्रोकल ऑफ 1 ओम। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 ओम इज कॉल्ड पर ओम और महो और सीमेन, विच इज डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल एस। टॉपिक आता है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैपा। तो इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आता है रेजिस्टिविटी रो। मान लो कोई एक आपका कंडक्टर है जिसकी लेंथ जो है वो मान लो L सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर टू विच द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, लेट इट इज A सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ it is observed that resistance of the conductor is directly proportional to length of the conductor L and inversely proportional to area of the cross section of the conductor A centimeter square. So on combining 1 and 2 we get resistance of the conductor directly proportional to length of the conductor divided by area of the conductor. Or we can write resistance of the conductor is equal to constant of proportionality rho multiplied by length of the conductor divided by area of the conductor A. So here rho is the constant of proportionality and here it is called resistivity of the conductor. Or upon rearranging this equation we get rho resistivity of the conductor is equal to resistance of the conductor R multiplied by area of the cross section of the conductor in centimeter square divided by length of the conductor in centimeter. Suppose अगर कंडक्टर की आपकी लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन दिस इक्वेशन बिकम्स रो इज इक्वल टू resistance R, यानी कि the resistivity of the conductor is equal to resistance of the conductor whose length L is 1 centimeter and area of cross section of the conductor is 1 centimeter square. In other words, we can say resistivity of the conductor is the resistance of 1 centimeter cube of the conductor. Next आता है units of resistivity rho. So as we know from the equation, rho is equal to resistance R of the conductor multiplied by area of cross section of the conductor in centimeter square divided by length of the conductor in centimeter. Then its units becomes resistant ohm में multiplied by area centimeter square में divided by length centimeter में. So the units of resistivity rho becomes ohm centimeter, and in SI system it is ohm meter. Now we can define conductivity by getting the resistivity of the conductor. So as the reciprocal of resistance is the conductance, similarly the conductivity is the reciprocal of resistivity rho. So conductivity of the conductor is the reciprocal of resistivity of the conductor. So the conductivity is the
conductance of the conductor whose length is 1 centimeter and area of cross section of the conductor is 1 centimeter square. In other words, we can say the conductivity is the conductance of 1 centimeter cube of the conductor. Now, units of conductivity kappa. As we know, the conductivity is the reciprocal of resistivity. So, the reciprocal of the units of resistivity becomes the unit of conductivity. So, as we know, the units of resistivity are ohm centimeter. So, reciprocal of ohm centimeter is called per ohm per centimeter. So, we can say units of conductivity are per ohm per centimeter, or we can say mho per centimeter, or we can say Siemens per centimeter. So, in SI units, the units of conductivity becomes Siemens per meter. टॉपिक आता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम. सो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम may be defined as the molar conductivity of solution at dilution V is the conductance of all the ions produced from 1 mole of the electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution when the electrodes are 1 centimeter apart and the area of electrodes is so large that whole the solution is contained between them. So it is usually represented by lambda m. तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम दो केस लेते हैं. फर्स्ट केस में हम लेते हैं, मान लो हम 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेते हैं और दैट इज कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आएगी that will be equal to the specific conductivity of the solution. Now this 1 centimeter cube solution is containing 1 mole of electrolyte. So it is also equal to molar conductivity of the solution. तो यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस होती है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है वो क्या कंटेन कर रहा है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रहा है. तो इसका मतलब जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इन दिस केस. अब मान लो हम डिल्यूशन कर देते हैं बाय एडिंग सॉल्वेंट वाटर और इसके वॉल्यूम को 1 सेंटीमीटर क्यूब से हम इंक्रीज कर देते हैं 2 सेंटीमीटर क्यूब और उसे प्लेस कर देते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स विच आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बना देते हैं ताकि होल सॉल्यूशन 2 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी कंटेन्ड बिटवीन दीज 2 इलेक्ट्रोड्स. तो इस तरह से अब आप देखेंगे कि जब डिल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएंगे, डिल्यूशन से डिक्रीज हो जाएंगे. तो इसका मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बट द मोलर कंडक्टिविटीज of the solution containing 1 mole of electrolyte that becomes 2 times of the specific conductivity of the solution whose volume is 2 centimeter cube containing 1 mole of electrolyte. यानी कि 2 क्यूब बन गए. तो नेचुरली ये मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m becomes 2 times of specific conductivity. यानी कि lambda m is equal to specific conductivity multiplied by volume of the solution containing 1 mole of electrolyte. तो इसका मतलब फिर डिल्यूशन क्या हो जाता है हमारा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस बट द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस. नाउ वी कैन से मोलर कंडक्टिविटी lambda m is equal to specific conductivity kappa multiplied by the volume of the solution containing 1 mole of electrolyte. Now we can modify it as molar conductivity of lambda m is equal to specific conductivity multiplied by volume of the solution in liter containing n moles of the electrolyte. So
ये वॉल्यूम जो आएगा इस तरह से, ये वॉल्यूम आएगा अगर हम वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में लेते हैं और उसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा दैट विल कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सो वी कैन मॉडिफाई दिस इक्वेशन एज मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैपा मल्टीप्लाइड बाई, अब जो वॉल्यूम आपने लीटर में लिया था उसको हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर उसको क्या बोलते हैं हम, मोलैरिटी बोलते हैं. तो इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाती है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैपा मल्टीप्लाइड बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई मोलैरिटी. सो नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ molar conductivity lambda m? So from the equation lambda m is equal to molar conductivity of the solution is equal to specific conductivity kappa, तो kappa का यूनिट्स है पर ओम पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय, अब लीटर को कन्वर्ट कर दिया हमने सेंटीमीटर क्यूब में जो वॉल्यूम था सॉल्यूशन का, तो मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो इस तरह से हमारे यूनिट्स बन जाते हैं पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. इन SI यूनिट्स वी कैन राइट मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल. नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन. तो जैसा कि आप जानते हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स, सो वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. अब इसमें क्या होता है कि 4 आर्म्स होती हैं इसकी, और इनमें हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स से वेरिएबल रेजिस्टेंस R1 ऑफ सुटेबल वैल्यू इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और एक आर्म के साथ हम अननोन रेजिस्टेंस R2 लगा देते हैं, और 2 आर्म्स में 2 नॉन रेजिस्टेंस होते हैं R3 एंड R4. सो बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर दैट विल बी द नल पॉइंट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज. और उस नल पॉइंट पर जो है हमारी रिलेशन बन जाती है R1 यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइड बाई R2 अननोन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4. सो इस तरह से हम R2 जो है अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है वो सॉलिड कंडक्टर निकाल सकते हैं. लेकिन इन केस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, सो द प्रॉब्लम अराइज, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसको वायर की तरह व्हीटस्टोन ब्रिज की आर्म में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए एक स्पेशल कंडक्टिविटी सेल डिजाइन करते हैं, जिसमें जो वेसल होती है दैट इज मेड अप ऑफ पायरेक्स ग्लास, और उसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं दे आर प्लेटिनम के होते हैं और कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक होते हैं. तो जो भी जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हमने रेजिस्टेंस निकालना होता है उसको हम क्या कर देते हैं इलेक्ट्रोड के बीच में प्लेस कर देते हैं उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को. दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि अब डायरेक्ट करंट जो है हम यूज नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में. अगर हम डायरेक्ट करंट यूज करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाएगा और उससे डिकम्पोजिशन हो जाएगी शुरू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की. उससे कंसंट्रेशन अराउंड द इलेक्ट्रोड्स जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, यानी कि इस वजह से रेजिस्टेंस भी चेंज होना शुरू हो जाएगा. इसलिए इन प्लेस ऑफ डायरेक्ट करंट वी यूज अल्टरनेटिव करंट ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 550 टू 5000 हर्ट्ज. सो उसको जो है इंट्रोड्यूस करते हैं हम बाय द इंडक्शन कॉइल और ऑसिलेटर से. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो अल्टरनेटिव करंट में वर्क नहीं करता है. तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लेट अस सी द असेंबली फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस ऑफ द
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इस असेंबली में क्या करते हैं, हम एसी को जो है वो सोर्स यूज करते हैं, ऑसिलेटर या इंडक्शन कॉइल, और वो एसी जिसकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है 550 to 5000 साइकिल पर सेकंड हो। अब एसी यूज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर की जगह हम क्या करेंगे, नल पॉइंट निकालने के लिए ईयरफोन का यूज करेंगे, जिसके साथ एक जॉकी लगी होती है, जो स्ट्रेच्ड वायर पर हम उसे स्लाइड करके नल पॉइंट निकाल सकते हैं। और जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इस सर्किट में। तो जो एक्स है, मान लो ये अननोन रेजिस्टेंस है जो हमने फाइंड आउट करना है, और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स से हम वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ सुटेबल वैल्यू आर जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जैसे ही आप जॉकी को स्लाइड करेंगे वायर एसी पर जो स्ट्रेच्ड है, तो उसके सेंटर में एक सेंटर के नजदीक एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां एसी की साउंड मिनिमम हो जाएगी। तो वो जो मिनिमम साउंड होगी एसी की, दैट इज लेट इट इज द पॉइंट डी, सो दैट इज द नल पॉइंट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ दिस असेंबली। अब उस नल पॉइंट पर ये रिलेशन बन जाती है हमारे बीटस्टोन प्रिंसिपल के मुताबिक, वेरिएबल रेजिस्टेंस आर डिवाइड बाय अननोन रेजिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ड्यू टू वायर सेगमेंट एडी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ड्यू टू वायर सेगमेंट सीडी। नाउ एज वी नो रेजिस्टेंस आर वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ electrolytic solution is equal to, so as we know resistance of the conductor is directly proportional to length of the conductor, so we can write here resistance of wire AD as length of AD divided by resistance of wire CD as length of CD. So our equation becomes resistance of the electrolytic solution X is equal to variable resistance R multiplied by length CD divided by length AD. So as we know reciprocal of this resistance gives the conductance G of the electrolytic solution as is equal to resistance of जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका रेसिप्रोकल लेकर जो है हम क्या निकाल लेंगे, कंडक्टेंस आ जाएगी हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की। नाउ मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैपा of the electrolytic solution. So as we know resistance of the electrolytic solution R is equal to resistivity of the solution rho multiplied by distance between the electrodes of conductivity cell divided by area of cross section of the electrode A. So here now in this equation the reciprocal of resistivity rho gives the conductivity of the electrolytic cell kappa, which is equal to conductance of the electrolytic solution G multiplied by distance between the two electrodes of conductivity cell L divided by area of the electrode A. So here L over A is called cell constant and it is denoted by G star. So our equation becomes conductivity kappa of the electrolytic solution is equal to conductance of electrolytic solution G multiplied by cell constant G star. Now units of cell constant G star, as we know it is the distance between the electrodes of the conductivity cell divided by area of the electrode of the conductivity cell. So length के यूनिट है सेंटीमीटर डिवाइड बाय एरिया के सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे यूनिट्स आ जाते हैं पर सेंटीमीटर। सो इन एसआई बेसिक यूनिट्स द units of cell constants जो है वो becomes meter divided by meter square is equal to per meter. Now from this kappa यानी कि conductivity of the electrolytic solution we can calculate the equivalent conductivity of the solution. So it is obtained from the equation as given below that this is equivalent conductivity of the solution is equal to specific conductivity of the solution multiplied by 1000 divided by normality of the solution. Similarly, we can calculate the molar conductivity of the electrolytic solution by the equation that is molar conductivity lambda m is equal to specific conductivity multiplied by 1000 divided by molarity of the electrolytic solution.
So from here we can calculate the molar conductivity of the electrolytic solution. So thank you. धन्यवाद.